हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एमटीपी की वीडियो ले आओ, तो भैया लो, हम आ गए हैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस वीडियो में। आज हम एमटीपी सीरीज़ 1 सॉल्व करेंगे आईबीएस की। ओके, 5 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एमटीपी में हमारे पास। 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड आईबीएस का जो आपका पेपर होता है ना, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, तो चलिए केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करते हैं। केस स्टडी नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों। केस स्टडी नंबर 1 बहुत बड़ी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके एमसीक्यूज को रीड करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या पूछते हैं, पैरा 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी उन्होंने, उसके बेसिस पर क्या बताना है कि जीएसटी पेबल निकालो इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अ गिफ्ट पैक इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बास्केट बाय मेसर्स गोयल स्वीट्स। ठीक है, मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं गिफ्ट पैक पे जीएसटी का अमाउंट निकालने की। ओके, तो अभी जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, पैरा 2 रीड करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑल राइट, अब आप जब भी एग्जाम में बैठे हो ना दोस्तों, तो क्या करना है, आपने हर एक केस स्टडी को रीड करने से पहले आप उसके क्वेश्चंस देख लेना, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि केस स्टडी किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो, वो कॉन्सेप्ट आपको आते हो, तो आप उस केस स्टडी को अटेम्प्ट करना। एंड अगर वो कॉन्सेप्ट आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप उस केस स्टडी को स्किप कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला, पैरा 3 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पर बताना है कि क्या हर्ष गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा in providing private tutorship to Mr. Jaman along with some other aspirants as described in the case study। मतलब मिस्टर हर्ष एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये पार्ट टाइम ट्यूटरशिप भी प्रोवाइड करा रहा है जामन को। ओके, और जामन के अलावा और कुछ सीए एस्पायरेंट्स होंगे, उनको भी प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या मिस्टर जामन ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा होगा अपने ऑडिट में, 2 तरीके की ट्यूटरशिप्स होती हैं। पहली ट्यूटरशिप क्या होती है, जिसमें हम प्राइवेट ट्यूटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूट के ही कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में पार्ट टाइम ट्यूटरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, तो ये एक्टिविटीज़ हमारी जनरली परमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके लिए हमको कोई भी स्पेसिफिक परमिशन लेने की नीड नहीं होती है। ओके, इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की हमारी सर्विसेज होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम ट्यूटरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं इंस्टीट्यूट के कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक परमिशन ऑब्टेन करनी होती है। ऑल राइट, लेकिन इन दोनों ही केसेस में ना दोस्तों, दोनों ही केसेस में मैक्सिमम जो हमको आर अलाउड किए जाते हैं, मैक्सिमम हमको बोला जाता है कि सिर्फ आप 25 घंटे एक हफ्ते में पढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है कि हर्ष ने प्राइवेट ट्यूटरशिप प्रोवाइड कराई है जामन को, तो यानी कि ये जनरली परमिटेड एक्टिविटी है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन की नीड नहीं है। लेकिन क्या मिस्टर जामन का जो आवर है एक वीक में, वो 25 घंटे को क्रॉस कर रहा है क्या, ये इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम इसको अभी होल्ड करेंगे। हम पैरा नंबर 3 जब रीड करेंगे ना, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ओके, अभी हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये ऑडिट का क्वेश्चन है एंड ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। थर्ड में क्या बोला, पैरा 4 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसमें से हमको क्या बताना है, एंगेजमेंट पार्टनर सॉट डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर हर्ष इंटरनल ऑडिटर। Okay, advise as to whether he is permitted to do so in accordance with relevant standards on auditing। Okay, यानी इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंट इंगेजमेंट पार्टनर ले सकता है या नहीं ले सकता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, इसके रिस्पेक्ट में हमने ऑडिट में एक ऐसे पढ़ा हुआ है, ऐसे
610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ओके, ये ऐसे क्या बोलता है दोस्तों, ये ऐसे बोलता है कि जनरली तो एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है ये डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता इंटरनल ऑडिटर से। क्यों नहीं कर सकता है दोस्तों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर जो है ना, ये एंटिटी के ही अंदर का बंदा है। ओके, एंड अगर हम इंटरनल ऑडिटर से ही अपने काम करवाने लगे ना, तो फिर उस ऑडिट में इंडिपेंडेंस ही मौजूद नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो इसीलिए जनरली तो इंगेजमेंट पार्टनर इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो हमने कुछ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सेंड किए हैं, अगर एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सेंड किए हैं एंड उनके रिस्पेक्ट में कुछ एक्सेप्शंस हमको आइडेंटिफाइड हुए, तो उन एक्सेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम इंटरनल ऑडिटर की मदद ले सकते हैं। ओके, तो अभी ऑप्शंस पर आ जाते हैं। ऑप्शंस में क्या बताया हुआ है? द एंगेजमेंट पार्टनर कैन नॉट आस्क मिस्टर हर्ष फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस रिगार्डिंग इवेलुएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालना तो एंगेजमेंट पार्टनर का काम होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम होता है। ओके, अगर इसमें हमने इंटरनल ऑडिटर की मदद ले ली तो फिर तो आपके ऑडिट का बेड़ा गर्क हो जाने वाला है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, however Mr. Harsh may assist engagement partner in assembling information necessary to resolve exceptions and confirmation responses। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, पहला ही ऑप्शन इन्होंने करेक्ट बोल दिया। ओके, चेक कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम आंसर को। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्तों। यस, थर्ड का आंसर ए है। ऑल राइट, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं दोस्तों? विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 7। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्वे कंडक्टेड एट द बिजनेस प्लेस ऑफ ख्वाब फार्मा लिमिटेड। ठीक है, सर्वे की बात कर रहे हैं। कौन सा सर्वे? डीटी वाला सर्वे या आईडीटी वाला सर्वे? ये तो इन्होंने बताया ही नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पैरा 7 रीड करेंगे। ऑल राइट, अभी हम नोट कर लेते हैं कि असेसमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लग रहा है, डीटी का असेसमेंट है या आईडीटी का, वो हम पैरा देख करके समझ लेंगे। ऑल राइट, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने पैरा 7 में से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज टू मेकिंग प्रिजम्पशंस इन रिलेशन टू सर्वे कंडक्टेड एट द बिजनेस प्लेस ऑफ ख्वाब फार्मा लिमिटेड। ऑप्शंस पे रीड कर लो क्या ऑप्शन दिए हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड गोल्ड बिस्किट्स बिलोंग टू ख्वाब फार्मा लिमिटेड। The content of such books of accounts and other documents are not true. The content of such books of accounts and other documents are true. For documents stamped, executed or attested that it was not duly stamped and executed or attested by the company. क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया था, लेकिन ऑप्शंस पढ़ के समझ आ गया कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। सर्वे करने जब भी जाते हैं ना टीटी के अंदर, तो क्या होता है, कुछ प्रिजम्पशंस हम लोग लेकर के चलते हैं। ओके, क्या प्रिजम्पशंस लेते हैं कि अगर सर्वे जहाँ कंडक्ट किया जा रहा है उस जगह पर कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलते हैं या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या कोई एसेट वगैरह मिलती है ना, तो हम मानेंगे कि ये एसेट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट उसी असेसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिजम्पशन क्या लिया जाता है कि इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ऑलराइट, थर्ड अजम्पशन क्या लिया जाता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टाम्प्ड हैं, एग्जीक्यूट करे गए हैं, अटेस्टेड हैं, तो हम क्या मानेंगे कि इनको स्टाम्प्ड, एग्जीक्यूट या अटेस्ट किसने करवाया है? असेसी ने ही करवाया है। ओके, इसके अलावा कुछ और प्रिजम्पशंस भी लिए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ 3 प्रिजम्पशंस को ही हाईलाइट किया है, तो मैंने सिर्फ 3 पर ही बात करी है। ओके, सो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रिजम्पशन सर्वे करते टाइम पर लिया जाता है। तो कौन सा प्रिजम्पशन लिया जाता है दोस्तों? फर्स्ट वाला एक तो लिया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट वगैरह असेसी को ही बिलोंग करते हैं। दूसरा क्या प्रिजम्पशन लिया जाता है कि जो कंटेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में ये ट्रू है। ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट्स आर करेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चेक कर लेते हैं।
यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं दोस्तों, अब हम आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन इन पैरा 5। ठीक है, पैरा 5 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पर क्या बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट मिस्टर हर्ष रिकमेंड करेगा, एक्सप्लेन वेदर हिज ऑप्शन विल चेंज अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ किया जाता है एज मेजर ऑफ रिस्क। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब रिस्क अपॉन में रिटर्न। ठीक है, जितना लोअर होता है उतना बेटर होता है। ओके, लोअर द बेटर। ठीक है, आगे आते हैं, जब पैरा 5 रीड करेंगे तब हम देख लेंगे इसके बारे में। अभी अपने को क्या समझ आया कि ये एएफएम का क्वेश्चन है, एएफएम का क्वेश्चन है, एंड एएफएफ में भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, सपोज इफ मिस्टर हर्ष हैज बीन आस्क्ड टू सजेस्ट अप्रोचेस दैट मे बी यूज्ड व्हाइल अप्रेजिंग द प्रोजेक्ट अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, एक्सप्लेन दीज अप्रोचेस। ओके, देख लेंगे, पहले हम केस स्टडी रीड कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 6। ठीक है, पैरा 6 में इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पर क्या बताना है कि क्या कंपनी को कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव्स। अच्छा, यानी कि एफआर का क्वेश्चन है इंडेस 19 का। ठीक है, state how the benefits to be attributed for the employee services for the last 20 years, 10 and 20 years, within 10 years be measured। घबराओ मत, अभी जब हम केस स्टडी रीड करेंगे ना तब सब समझ आ जाएगा। अभी ऊपर ऊपर से निकल रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो बस वही इंपॉर्टेंट है अभी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं, पैरा 7 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, पैरा 7 कौन सा हो गया, ये वही सर्वे वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिन वेदर द एक्शन ऑफ कमिश्नर इन केस ऑफ खॉप फार्मा लिमिटेड इज जस्टिफाइड एज टू द सेकंड नोटिस। पता नहीं, देख लेंगे। आगे आ जाते हैं, आगे क्या बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिविंग इन पैरा 8 डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाईज। ओके, मिस्टर अरविंद आस्क्ड द अकाउंटेंट टू यूज फॉर्म जीएसटी PMT09 for making a transfer from IGST head to respective CGST and SGST head। एग्जामिन द सेट सिनेरियो। ठीक है, केस स्टडी रीड कर लेंगे, पैरा 8 रीड कर लेंगे, उसके बाद आंसर दे देंगे इसका। अभी क्या समझ आया, जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लग रहा है। ओके, चलो अब हम केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग तो हम लोगों ने अभी तक ऑब्टेन कर ली कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे हुए हैं। अब अगर आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करना, वरना अगली केस स्टडी पे जंप कर जाना। ओके, चलो पैरा 1 में क्या बोला हुआ है, नटशेल में बता देती हूँ दोस्तों। मिस्टर हर्ष चावड़ा है, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड ये पुणे में रहते हैं। इनकी ना बेटी है एक सीमा चावड़ा, उसकी शादी फिक्स होती है। उसकी शादी कब हो रही है, 21 अक्टूबर को, ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिवल। ठीक है, अभी क्या होता है कि मिस्टर हर्ष चावड़ा की जो शादी हो रही है ना, उसमें हल्दी वाला जो प्रोग्राम होगा, हल्दी के प्रोग्राम पे मिस्टर हर्ष चावड़ा अपने रिलेटिव्स को एक गिफ्ट पैक देना चाहते हैं, फूड आइटम्स। इसके लिए उन्होंने 500 पैक्स का ऑर्डर प्लेस किया मैसर्स गोयल स्वीट्स के पास। ठीक है, इसके बाद आते हैं पैरा 2 पर। पैरा 2 में इन्होंने क्या बोला, मैसर्स गोयल स्वीट्स, अ स्टोर लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन महाराष्ट्र, हैड कम आउट विद अ बिग डिस्काउंट ऑफर एट द टाइम ऑफ दिवाली। ठीक है, इसके बाद ये क्या बोलते हैं कि मैसर्स गोयल स्वीट्स ने जो गिफ्ट पैक तैयार किया है ना, उसमें 5 पैकेट्स लाडीलाल के नमकीन के हैं, 200-200 ग्राम के। इसके ऊपर टैक्स की रेट एप्लीकेबल है 12% की। एक पैकेट इसमें है रोस्टेड स्मोक्ड आलमंड्स का, ये टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 18%। एक पैकेट चॉकलेट का है जो कि टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 28%। एक बॉटल टील फ्रेश जूस की है जिसके ऊपर टैक्स का रेट है 18%। और इन सबको मिला मिलू करके ये 600 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था कि इसके ऊपर जीएसटी कितना पेबल निकल करके आएगा, वो कैलकुलेट करके हमको बताना है। अब ये जो गिफ्ट पैक इन्होंने तैयार किया दोस्तों, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है या ये मिक्स्ड सप्लाई है? दोस्तों ये एक मिक्स्ड सप्लाई है। क्यों मिक्स सप्लाई है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी चीज़ों को हमने इस गिफ्ट पैक में इंक्लूड किया है ना, ये नेचुरली बंडल नहीं है।
नेचुरली बंडल्ड मीन्स कि इनको हम इंडिपेंडेंटली भी सेल कर सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके तो इसीलिए ये कैसी सप्लाई हो गई, ये मिक्स सप्लाई हो गई। मिक्स सप्लाई के केस में क्या होता है कि जिस भी गुड्स के ऊपर हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होता है ना, उसी वाले रेट को हम अप्लाई करते हैं पूरे गिफ्ट पैक के ऊपर। तो प्रेजेंट केस में हाईएस्ट रेट कितना है दोस्तों, 28% है। तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना एप्लीकेबल हो जाएगा, 28%। 600 इंटू 28% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 131.25 रुपीज़। ऑल राइट, अब आगे आते हैं दोस्तों, आगे के पैरा में इन्होंने क्या बोला हुआ है। पैरा 3 में क्या बोला है इन्होंने, हर्ष चावड़ा जो है ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड इंटरनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कराता है अपने क्लाइंट को। एंड इसी के साथ साथ इसने क्या किया, जामन को कुछ प्राइवेट ट्विटरशिप प्रोवाइड कराना चालू किया अलोंग विद सम अदर एस्पिरेंट्स। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन ये प्रोवाइड कराते हैं फॉर 1 आवर इन अ डे। यानी एक हफ्ते में कितना घंटा ये दे रहे हैं प्राइवेट ट्विटरशिप को, ये दे रहे हैं अराउंड 3 आवर्स। ओके, एंड मैक्सिमम परमिटेड आवर्स कितने होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम परमिटेड आवर्स होते हैं 25 आवर्स इन अ वीक। ऑल राइट, तो इसीलिए इस केस में मिस्टर हर्ष प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी नहीं पाया जाएगा। ओके चलो ठीक है, पैरा 4 में आते हैं। पैरा 4 में क्या बोला इन्होंने, मिस्टर हर्ष वॉज अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ खाप फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। बीएमके एंड कंपनी को स्टेट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया ख्वाब फार्मा लिमिटेड का। ओके, बीएमके एंड कंपनी का एंगेजमेंट पार्टनर है मिस्टर राजन। मिस्टर राजन ने मिस्टर हर्ष को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बोला रिगार्डिंग इवेलुएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, तो इसको स्किप कर दो, आगे पढ़ते हैं, आगे के पैरा पर आते हैं। ओके, आगे आया पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला कि ख्वाब फार्मा लिमिटेड जो है ना, इसके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक देहरादून वाला प्लांट है और एक बोरसद वाला प्लांट है। इन दोनों में से किसी एक जगह इसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करनी है। तो ये जाते हैं हर्ष के पास और उनको पूछते हैं कि भैया इन दोनों में से कौन सा प्लांट बेटर है, ज़रा प्रोजेक्ट अप्रेजल करके तो हमको बताओ। इन्होंने एनपीवी बता दी दोनों प्लांट्स की एंड इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दिया दोनों प्लांट्स का। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें दोस्तों तो एनपीवी किस प्लांट की ज़्यादा है, एनपीवी बोरसद प्लांट की ज़्यादा है। यानी बोरसद प्लांट जो है ये अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है। एंड देहरादून प्लांट का अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी कि रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन का कम आ रहा है। ऑल राइट, तो अब हमको करना क्या है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन में बोला था कि आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, रिस्क अपॉन में रिटर्न। रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, एंड रिटर्न का मतलब एनपीवी। तो दोनों का ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करके बताओ ज़रा कितना आएगा। उनमें से जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आ रहा है ना, उसी वाले प्लांट को हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट प्लांट हमारा जो है देहरादून प्लांट, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आएगा दोस्तों, 1,80,00,000 डिवाइडेड बाय 2,44,00,000 यानी 0.738। ओके, एंड बोरसद प्लांट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आएगा, 0.533। इसमें से कम किसका आ रहा है, बोरसेट प्लांट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आ रहा है, तो इसीलिए बोरसेट प्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, आगे ये क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में प्रोजेक्ट अप्रेजल किस तरीके से किया जाता है वो भी हमको बताना है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के केस में प्रोजेक्ट का अप्रेजल किस तरीके से होता है दोस्तों, सुनो, देखो ध्यान से सुनो। प्रोजेक्ट का अप्रेजल करने के लिए हमको क्या देखना होता है, एक तो हम देखते हैं कैश फ्लोस और दूसरा हम क्या देखते हैं, डिस्काउंट रेट। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, 2 तरीके के कैश फ्लो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पहला हमारा कैश फ्लो होता है नॉमिनल कैश फ्लो, ओके, एंड दूसरा होता है रियल कैश फ्लोज।
ओके। रियल कैश फ्लो का मतलब ऐसे कैश फ्लो जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने नहीं दिया हुआ है। ओके। एंड नॉमिनल कैश फ्लो का मतलब रियल कैश फ्लोज पे ही जब हम इन्फ्लेशन भी ऐड कर देते हैं तो वो नॉमिनल कैश फ्लो के बराबर हो जाता है। ऑलराइट। ऐसे ही डिस्काउंट रेट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, नॉमिनल डिस्काउंट रेट एंड रियल डिस्काउंट रेट। रियल डिस्काउंट रेट मतलब मार्केट का जो एक्चुअल का इंटरेस्ट रेट है या जो एक्चुअली डिस्काउंट रेट है वो रियल डिस्काउंट रेट होता है। एंड अगर इसी रियल डिस्काउंट रेट के ऊपर हम इन्फ्लेशन का एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है नॉर्मल डिस्काउंट रेट। ठीक है। इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रियल कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट बराबर होता है नॉमिनल कैश फ्लो के। एंड उसी तरीके से डिस्काउंट रेट में भी क्या होता है, 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉर्मल डिस्काउंट रेट। ठीक है। अब इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमको नॉर्मल डिस्काउंट रेट मिल जाएगा। ओके। अगर जब भी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल कैश फ्लोज अगर ले रहे हैं तो नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल ही डिस्काउंट रेट के साथ डिस्काउंट किया जाता है। ओके। एंड अगर हम रियल कैश फ्लोज कंसीडर कर रहे हैं तो रियल कैश फ्लोज को रियल डिस्काउंट रेट के साथ ही डिस्काउंट किया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास दो अप्रोचेस होती है इन्फ्लेशनरी कंडीशन में कि या तो हमारे पास जो कैश फ्लोज अवेलेबल हैं हम इन कैश फ्लोज को चेंज करें या फिर हम अपने डिस्काउंट रेट को चेंज करें। मतलब क्या, मतलब समझते हैं। देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि इनिशियल आउटले प्रोजेक्ट में लगा 80,000 रुपये का। ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ प्रोजेक्ट की 4 साल की थी, सालवेज वैल्यू नील था, यानी कि डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आएगा दोस्तों, डेप्रिसिएशन आएगा आपका 20,000। ओके। रेवेन्यू ये कितना बोल रहे हैं, एनुअल रेवेन्यू 4 साल तक जनरेट होगा 60,000 का, और एनुअल कॉस्ट लगेगी 4 साल तक 20,000 रुपये की। ओके। टैक्स का रेट कितना है, 50% है। तो इस केस में क्या हुआ कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो कैश फ्लोज किस तरीके से जनरेट होंगे, 60,000 का रेवेन्यू हो गया, उसमें से 20,000 की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, 20,000 का हमने डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट में से टैक्स घटा दिया 10,000 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 10,000। इसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया 20,000 का, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश फ्लो एक्सपेंस। तो हमारा 30,000 का कैश फ्लोज हर साल के जनरेट हो गए। ठीक है। अभी अगर मान लो कि मार्केट में इन्फ्लेशन अवेलेबल है 10% पर एनम की, 10% पर एनम का इन्फ्लेशन का रेट है, तो कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट होंगे दोस्तों। अगर आज हमारा रेवेन्यू ये बोल रहे हैं कि 60,000 का लग रहा है तो इन्फ्लेशन की वजह से 1 साल बाद हमारे को 10% से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, यानी 66,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके। उसी तरीके से आज अगर हमारी कॉस्ट 20,000 की लग रही है तो 1 साल बाद ये 20,000 22,000 के बराबर होंगे, क्योंकि 10% का मार्केट में इन्फ्लेशन रेट है। ओके। तो कॉस्ट 1 ईयर एंड पे कितनी हो जाएगी, 22,000 की। इसके अलावा डेप्रिसिएशन तो 20,000 ही रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश फ्लो एक्सपेंस है। ओके। फिर हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स रिड्यूस कर देंगे 50% का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 20,000 का, तो नेट कैश इनफ्लो आ गया। सेकेंड ईयर्स में जब हम जाएंगे तो क्या होगा कि 66,000 का अगर फर्स्ट ईयर एंड पे रेवेन्यू था तो सेकेंड ईयर पे 10% और बढ़ जाएगा हमारा रेवेन्यू। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में 72,600 का रेवेन्यू हो गया। उसी तरीके से फर्स्ट ईयर एंड में अगर 22,000 की कॉस्ट थी ना, तो सेकेंड ईयर एंड पर 22,000 में और 10% कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और 24,200 की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा नेट कैश इनफ्लो इस ईयर के चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ ईयर का भी हम नेट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। अब ये जो नेट कैश इनफ्लोज आए दोस्तों, ये कौन से वाले नेट कैश इनफ्लोज है, ये नॉमिनल कैश फ्लोज हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इंक्लूड किया। 10% अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमने 10% रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी इंक्रीज करी, उसके बाद हमने कैश फ्लोज जनरेट करे।
ठीक है। तो ये कैश फ्लोज हो गए नॉमिनल कैश फ्लोज। अब अगर हमको एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम इन्हीं नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे। यानी जो भी डिस्काउंट रेट आज का होगा ना, उसमें 10% इन्फ्लेशन का रेट और ऐड कर देंगे, और फिर जो रेट निकल करके आएगा नॉमिनल डिस्काउंट रेट, उससे हम नॉमिनल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन और समझते हैं, उससे हमको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। इनिशियल आउटले प्रोजेक्ट का इन्होंने बताया 40,000 का, रेवेन्यूज बता रहे हैं विदाउट इन्फ्लेशन, यानी ये रियल रेवेन्यू है। ओके, रियल रेवेन्यू कितना है, 30,000 का। एनुअल कॉस्ट विदाउट इन्फ्लेशन 10,000 की है। यूजफुल लाइफ प्रोजेक्ट की 4 ईयर्स की है। सैलवेज वैल्यू नील है, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 40,000 डिवाइड बाय 4 साल, 10,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, टैक्स का रेट 50% है। इसके आगे ये क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने की है, 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन इस 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10% इन्फ्लेशन प्रीमियम भी इंक्लूड है। यानी ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये नॉर्मल डिस्काउंट रेट है। ठीक है। एंड जो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है ना, इस इन्फॉर्मेशन में इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, तो इसलिए यहाँ से जो कैश फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे वो निकल के आएंगे रियल कैश फ्लोज। ओके, रियल कैश फ्लो के थ्रू अगर हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो हमें रियल डिस्काउंट रेट चाहिए। तो या तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस नॉर्मल डिस्काउंट रेट को रियल डिस्काउंट रेट में कन्वर्ट करें। ओके, या फिर हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं कि नॉर्मल डिस्काउंट रेट को तो एज इट इज़ छोड़ दो, जो रियल कैश फ्लोज हैं इनको आप नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो रियल कैश फ्लोज कितने के जनरेट होंगे, रियल कैश फ्लोज आपके आ गए 15,000 के। एंड अगर हम नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं रियल कैश फ्लोज को, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने दे दिया। इन्फ्लेशन का इफेक्ट देने के बाद में ये हमारे नॉमिनल कैश फ्लोज आ गए। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या, कि इन्हीं नॉर्मल कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट कर दें बाय 12% रेट, एंड हमारा एनपीवी निकल करके आ गया 17,369। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि कैश फ्लोज को तो हम 15,000 ही रहने देते हैं, लेकिन हम अपने डिस्काउंट रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट हमने कितना कैलकुलेट किया, रियल डिस्काउंट रेट 1.8% का। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या होता है, 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉर्मल डिस्काउंट रेट। इसमें से 1 लेस कर दोगे तो नॉर्मल डिस्काउंट रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, वही कर रहे हैं ये लोग भी नीचे। अगर हमको क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, इससे हमें रियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, 1 प्लस नॉर्मल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट के। इसमें से अगर आप 1 लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल डिस्काउंट रेट मिल जाएगा। ओके, वही इन्होंने यहाँ नीचे किया, एंड इन्होंने रियल डिस्काउंट रेट कितना कैलकुलेट किया, 1.8% का। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जो रियल कैश फ्लोज थे 15,000 के, इनकी डिस्काउंटिंग करी विद द हेल्प ऑफ रियल डिस्काउंट रेट, और एनपीवी कितनी निकल के आई, 17,367। ओके, पहले वाले मेथड से भी हमारी एनपीवी 17,369 आई थी, यहाँ पे हमारी 17,367 आ रही है, बस 2 रुपये का अंतर है, जो कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो गया होगा। ओके, बट द फैक्ट इज कि दोनों ही मेथड से एनपीवी हमारी सेम ही कैलकुलेट होके आ रही है। ओके, तो यही 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, यही 2 मेथड होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में अप्रेजल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, चलो आगे आते हैं। पैरा 6 में इन्होंने क्या बोला दोस्तों, क्वाक फार्मा लिमिटेड हैज 200 एम्प्लॉयज हु आर ईच एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव्स फॉर ईच ईयर। हर साल 5-5 दिन की पेड सिक लीव्स मिलती हैं। इनमें से जो भी अनयूज्ड सिक लीव्स होती है ना, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है फॉर 1 कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पर एम्प्लॉय 2 डेज की लीव्स अनयूज्ड थी।
ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या लगा रहे हैं कि अगले साल इन अनयूज्ड सिक लीव्स में से 24 सिक लीव्स को क्लेम कर लेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या इन छुट्टियों के रिस्पेक्ट में ख्वाब फार्मा लिमिटेड को कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है क्या। तो हाँ दोस्तों, इंडियस 19 हमारा बोलता है कि अगर कुछ अनयूज्ड सिक लीव्स है ना, उनमें से कंपनी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितनी सिक लीव्स एम्प्लॉय अगले साल क्लेम कर लेंगे, उतने सिक लीव्स का आपको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है उस ईयर में जिस ईयर की सिक लीव्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। यानी कि 23-24 में 2 डेज पर एम्प्लॉयज़ की एवरेज अनयूज सिक लीव्स थी। 2 डेज पर एम्प्लॉय यानी कि 2 इंटू 200 एम्प्लॉयज़, लगभग 400 छुट्टियां अनयूज थी। ओके। इन 400 छुट्टियों में से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिर्फ 24 छुट्टियां ही अगले साल एम्प्लॉयज़ के द्वारा क्लेम करी जाएंगी, बाकी की सब लैप्स्ड हो जाएंगी। तो जितनी वो क्लेम करेंगे ना अगले साल, सिर्फ इन्हीं 24 लीव्स के रिस्पेक्ट में इंडियस 19 के अंडर अपने को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। आगे आते हैं अगले पैरा में इन्होंने क्या बोला, फर्दर द कंपनी हैज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान विच विल रिएम्बर्स 15% ऑफ एन एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल कॉस्ट इफ द एम्प्लॉय लीव्स आफ्टर मोर देन 10 years and less than 20 year of service, and 40% of those costs if the employee leaves after 20 or more years of service। मतलब कंपनी ने क्या स्कीम चलाई, कंपनी ने बोला कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर 20 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो जब भी वो कंपनी छोड़ के जाएंगे उसके बाद उनके जो भी मेडिकल कॉस्ट इनकर होगी ना, उस मेडिकल कॉस्ट का 40% कंपनी इनकर करेगी। ठीक है। एंड दूसरा इन्होंने क्या बोला कि अगर इनके एम्प्लॉयज़ 10 साल या उससे ज़्यादा कंपनी में काम करेंगे तो उस केस में जितनी भी मेडिकल कॉस्ट इनकी इनकर होगी, उस मेडिकल कॉस्ट का 15% कंपनी इनकर करेगी। ठीक है। 20 साल से ज़्यादा नौकरी करी तो 40% कॉस्ट कंपनी इनकर कर देगी, और 10 साल से ज़्यादा नौकरी करी है तो 15% कॉस्ट कंपनी इनकर करेगी। ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग किस तरीके से होगी दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन मेडिकल कॉस्ट की। ठीक है। फिर इस प्रेजेंट वैल्यू में से कंपनी की कॉस्ट कितनी इनकर होने वाली है, कंपनी का कॉस्ट में कितने शेयर है, वो कैलकुलेट करेंगे और उसको फर्स्ट केस में 20 साल तक रिकॉग्नाइज कर देंगे इक्वली, एंड सेकेंड केस में 10 साल तक रिकॉग्नाइज कर देंगे इक्वली। मतलब टेक फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद में मेडिकल कॉस्ट इनकर हो रही है 10 लाख रुपीज़ की। ठीक है। ये एम्प्लॉय 20 साल या उससे ज़्यादा कंपनी में काम करके गया है। ओके। तो 10 लाख रुपए का 40% कंपनी इनकर करेगी। ऑलराइट, 40% यानी कि 4 लाख रुपीज़। तो कंपनी क्या करेगी, अभी से इस 4 लाख रुपए को 20 साल तक रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगी। यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स इज इक्वल्स टू 20,000 पर ईयर का रिकॉग्निशन कंपनी करेगी। ठीक है। सेकंड केस में मान लो कि अगर 10 लाख की कॉस्ट इनकर हो रही है एंड ये जो एम्प्लॉय है ना, ये 10 साल या उससे ज़्यादा काम किया है, 20 साल से ज़्यादा इसने काम नहीं किया, 10 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से कम इस एम्प्लॉय ने कंपनी में काम किया, तो ऐसे केस में कंपनी 15% ऑफ द कॉस्ट इनकर करेगी। 15% का मतलब 1.5 लाख कॉस्ट कंपनी इनकर करेगी, और इस 1.5 लाख की कॉस्ट को कंपनी 10 ईयर्स के पीरियड तक रिकॉग्नाइज करेगी। यानी कि हर साल 15-15 हज़ार रुपये की कॉस्ट कंपनी 10 सालों तक रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग होगी आपके मेडिकल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। ओके। इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, जब हम आएंगे क्वेश्चन पर तब हम और अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद पैरा 7 पर आते हैं। पैरा 7 में क्या बोला, पैरा 7 कौन सा है दोस्तों, सर्वे वाला पैरा। ओके। बड़ा ध्यान से और आराम से इस पैरा को सुनना। असेसिंग ऑफिसर विद प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन सर्वेड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ख्वाब फार्मा लिमिटेड एट 8 PM। 8 बजे असेसिंग ऑफिसर ख्वाब फार्मा लिमिटेड के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आते हैं सर्वे करने के लिए, 8 बजे रात में, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब ठीक है इनकम टैक्स का सर्वे है। अब इसमें क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ख्वाब फार्मा का सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। ठीक है।
इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि सर्वे करने के लिए आप जा सकते हो आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। सही बोला मैंने? गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, सर्वे करने के लिए आप जा सकते हो तब तक जब तक कि जिस जगह आप सर्वे करने जा रहे हो ना, वो जगह ओपन रहती है फॉर बिजनेस। ठीक है, अभी इनका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। अब ये लोग सर्वे करने गए थे 8 बजे, यानी कि इसमें इन्होंने कोई पाप नहीं किया दोस्तों। ये 9 बजे तक रात के जा सकते थे सर्वे करने, ये तो फिर भी 1 घंटा पहले ही घुसे हैं। ओके, इसके बाद में क्या बोलते हैं, ही इम्पाउंडेड एंड रिटेन्ड इन हिज कस्टडी books of accounts and other documents inspected by him after recording his reasons for doing so for 12 days। ठीक है, 12 दिन के लिए इन्होंने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपने पास इम्पाउंड करवा लिया। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 12 दिन क्या, 15 दिन के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, आगे आए क्या बोलते हैं, फर्दर ही मेड एन इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ गोल्ड बिस्किट्स फाउंड एट सच प्लेस वेइंग 3 kgs ईच। ठीक है, आगे आए, द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पे ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़े ही ध्यान से सुनना। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैड इशूड नोटिस टू रिवाइज द ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 143। सेक्शन 143 में क्या होता है दोस्तों, रिटर्न की प्रोसेसिंग करी जाती है। ठीक है, एंड इस प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई भी मिस्टेक आइडेंटिफाइड होती है, अगर कंपनी ने जो टैक्स कैलकुलेट किया वो ऑफिसर के द्वारा कैलकुलेट करे हुए टैक्स से मैच नहीं करता है ना, तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करता है, वो ऑर्डर इशू कर देता है अंडर सेक्शन 143। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में एक ऑर्डर उनका पास हुआ होगा प्रीवियसली। इसके बाद क्या बताते हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल गैदर्ड ड्यूरिंग द अफोरसेड सर्वे अंडर सबसेक्शन 133A। 133A का मतलब वो सेक्शन जिसके थ्रू सर्वे करने की पावर दी जाती है। आफ्टर इशू ऑफ द फर्स्ट नोटिस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इशूड अ सेकेंड नोटिस, द कंटेंट ऑफ विच वर डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट नोटिस। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो, एकदम ध्यान से सुनो दोस्तों। वाब फार्मा लिमिटेड को एक ऑर्डर इशू किया गया था अंडर सेक्शन 143। ठीक है, इस ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए इन्होंने एक नोटिस सेंड किया अंडर सेक्शन 263। सेक्शन 263 क्या बोलता है कि अगर प्रीवियसली कोई भी ऑर्डर्स वगैरह पास हुए हैं, ऑर्डर्स में कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई होती है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है ना, तो ऐसे ऑर्डर्स को आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 143 में जो ऑर्डर पास हुआ था खाप फार्मा लिमिटेड को, उसको रिवाइज करने के लिए एक नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 263। पहले नोटिस भेजा जाएगा, इन्फॉर्मेशन मटेरियल वगैरह कलेक्ट किए जाएंगे, और फिर उसके बेसिस पर अगर इनको रिवाइज करना है ऑर्डर को, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है पार्टी को, उसके बाद में ऑर्डर को अमेंड किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने पहला नोटिस इन्होंने भेजा अंडर सेक्शन 263 इस ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए। इसके बाद में क्या हुआ ना, इसके बाद में क्वाक फार्मा लिमिटेड का सर्वे कंडक्ट हो गया अंडर सेक्शन 133A। ठीक है, इस सर्वे के दौरान टैक्स ऑफिसर्स को कुछ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स वगैरह आइडेंटिफाइड हुए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया ना, इन रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक और नोटिस इशू कर दिया अंडर सेक्शन 263। ठीक है, एंड ये जो नोटिस था और ये वाला जो नोटिस था, इन दोनों नोटिस के जो भी कंटेंट्स थे ना, ये आपस में मैच नहीं कर रहे थे। इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन इन्होंने हमसे ये पूछा था कि क्या ये जो सेकंड नोटिस इन्होंने इशू किया है, क्या इस नोटिस को इशू करना वैलिड है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेकंड नोटिस ऑफिसर्स ने इशू किया ना, ये सेकंड नोटिस का इशू करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक नोटिस इशू कर चुके हैं अंडर सेक्शन 263। ठीक है,
उसमें इन्होंने कुछ मटेरियल, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को बेस रखा था। उस मटेरियल, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्होंने नोटिस इशू किया था। ठीक है, अब जब तक कि इस वाले नोटिस की प्रोसीडिंग्स क्लोज नहीं हो जाती हैं तब तक ये दूसरा नोटिस इशू नहीं कर सकते। और तो और दूसरा नोटिस जो इन्होंने इशू किया ना, उसके फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल अलग थे। या तो उसके फैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह इसी नोटिस के फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन या मटेरियल से रिलेटेड होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन वगैरह जो इन्होंने सेकंड नोटिस पर बेस रखे ना, वो फर्स्ट नोटिस के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से मैच ही नहीं करते थे। ओके, तो इसीलिए सेकंड नोटिस का इशू करना थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों। फर्स्ट नोटिस के अगेंस्ट में एक बार प्रोसीडिंग्स वगैरह क्लोज हो जाती, ऑर्डर्स वगैरह पास हो जाते, उसके बाद में अगर इनको इसके ऑर्डर्स को भी अमेंड करना था तो ये कर सकते थे। सेक्शन 263 में दोबारा नोटिस भेजते थे और इस वाले ऑर्डर को अमेंड कर देते। ठीक है, लेकिन जब तक कि इनका प्रीवियस नोटिस की प्रोसीडिंग्स क्लोज नहीं हुई तो ऐसे केस में वापस से एक नया नोटिस इशू करना जिसके फैक्ट प्रीवियस नोटिस से मैच नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया डिपार्टमेंट के एंड पे। ठीक है, आंसर एक बार हम चेक कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले पैरा पे, पैरा नंबर 8 पे। पैरा 8 में इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द नवंबर मंथ द कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल अ कंसाइनमेंट ऑफ सब मेडिसिन टू राजरत्न मेडिसिन ऑफ रामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ख्वाब फार्मा लिमिटेड ने सेल करनी है मेडिसिन राजरत्न मेडिसिन को, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ख्वाब फार्मा लिमिटेड कहाँ की थी दोस्तों? ख्वाब फार्मा लिमिटेड थी पुणे की। ठीक है, तो ख्वाब फार्मा लिमिटेड ने सेल करनी है कुछ मेडिसिन राजरत्न मेडिसिन को। ओके, अब जब गुड्स पैक हो रही थी ना ख्वाब फार्मा की पुणे वाली फैक्ट्री में, तब राजरत्न यानी इनके बायर के पास में एक ऑर्डर आया फ्रॉम सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड, उडुपी, कर्नाटका। ठीक है, राजरत्न का बायर कौन है? राजरत्न का बायर हो गया सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड। तो राजरत्न मेडिसिन ने क्या बोला, ख्वाब फार्मा लिमिटेड आप एक काम करो, आप ना मुझे मेडिसिन भेजने के बजाय डायरेक्टली मेरे बायर सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड को मेडिसिन डिलीवर कर दो उडुपी कर्नाटका में। ठीक है, अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करी जाती है दोस्तों? ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करी जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ये क्या बोलता है कि इन सिचुएशन में ना दो तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो हुआ वो हुआ ख्वाब फार्मा लिमिटेड एंड राजरत्न मेडिसिन के बीच में। ठीक है, और दूसरा ट्रांजैक्शन जो हुआ वो हुआ राजरत्न मेडिसिन और उसके बायर, क्या नाम था बायर का? सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड, सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे केस में दो ट्रांजैक्शंस क्योंकि इनकर हो रहे हैं तो दो ही प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के केस में बायर कौन है? राजरत्न मेडिसिन, तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? राजरत्न मेडिसिन की जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड ट्रांजैक्शन में राजरत्न मेडिसिन का बायर कौन है? क्या नाम है इसका? बड़ा अजीब सा नाम है यार ये, सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड। सारस मैड प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा। ओके, इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस को सेपरेट ट्रांजैक्शंस माना जाता है और इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग अलग ही डिटरमाइन करी जाती है। ओके, आगे आते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला है? फर्दर ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ कंपनी हैड अवेल्ड ITC ऑफ ₹84,500 फॉर वन ऑफ द इनवॉइसेस ड्यूरिंग दिसंबर मंथ अंडर IGST हैड इंस्टेड ऑफ अवेलिंग 42,250 अंडर C&S हैड्स। मतलब इनको करना क्या था? 42,250 की CGST एंड SGST अवेल करनी थी, लेकिन इन्होंने गलती से दोनों को मर्ज करके IGST के हेड में 84,500 रुपीज़ क्लेम कर लिए। ठीक है, मिस्टर अरविंद आस्क्ड द अकाउंटेंट टू यूज फॉर्म GST PMT09 फॉर मेकिंग अ ट्रांसफर फ्रॉम IGST हैड टू रेस्पेक्टिव CGST एंड SGST हैड। अरे भाई, इस बेवकूफ़ को कोई समझाओ कि PMT09 जो होता है ना, ये क्रेडिट लेजर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं होता है, कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है।
इन्होंने आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम करी है, तो इसीलिए प्रेजेंट केस में ये PMT-09 फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पैरा 2 पे बेस्ड था। जो बास्केट इन्होंने सेल करी थी ना गोयल स्वीट्स ने 600 रुपये की, उस पर जीएसटी की लायबिलिटी बतानी है। हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, कितनी आई थी दोस्तों, 131.25 रुपीज़। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 131 डी ऑप्शन में दिया है, चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा प्राइवेट ट्यूटरशिप से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर 25 घंटे पर वीक से कम पढ़ा रहा है कौन, हर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा। ओके, तो आंसर्स चेक कर लेते हैं इसके। मिस्टर हर्ष इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोवाइडिंग प्राइवेट ट्यूटरशिप। ठीक है भाई, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन तो होता है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन होता है, टाइम का रेस्ट्रिक्शन होता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी में क्या बोलते हैं, मिस्टर हर्ष इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नहीं, गिल्टी तो नहीं है वो। सी में क्या बोलते हैं, मिस्टर हर्ष इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ना, बिल्कुल गलत। डी में क्या बोलते हैं, मिस्टर हर्ष इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही इज टीचिंग विद इन द प्रिस्क्राइब्ड आवर्स परमिटेड बाय द काउंसिल जनरली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं आंसर। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में इन्होंने बोला था पैरा 7 से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड। ठीक है, असेसमेंट ऑफिसर्स एक्शन इन एंटरिंग द बिजनेस प्लेस ऑफ ख्वा फार्मा लिमिटेड एट 8 PM एंड इम्पाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम इज इन ऑर्डर। ठीक है, 8 बजे वो घुस सकता था ना उसकी प्रेमाइसिस में, हाँ घुस सकता था, क्योंकि उसकी प्रेमाइसिस तो 9 बजे तक खुली रहती थी। ठीक है, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड करना सही था क्या, हाँ आप कर सकते हो 15 दिन के लिए। इन्होंने कितने दिन के लिए इम्पाउंड किया था, 12 दिन के लिए। तो क्या इन्होंने कुछ गलत किया क्या, नहीं भाई, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। यस, सॉरी, या ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। फिफ्थ वाला अच्छा हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, सिक्स पर आए। सिक्स में उन्होंने क्या बोला है, विच प्रोजेक्ट वुड हैव बीन रिकमेंडेड बाय मिस्टर हर्ष। हमने बोला था कि अगर आप एनपीवी को बेस रखोगे, अगर आप एनपीवी को बेस रखोगे तो बॉर्सेट प्लांट को चूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड एविएशन को बेस रख रहे हो तो देहरादून वाले प्लांट को यूज़ करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला कि सीवी के हिसाब से बताओ, तो सीवी के हिसाब से हमने कहा कि बॉर्सेट प्लांट को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ गया। इन्होंने बोला सीवी के हिसाब से बताना है, तो सीवी के हिसाब से बॉर्सेट वाला प्लांट आ गया। ओके, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में कैसे अप्रेजल किया जाता है, तो वो भी हमने देख लिया था। भैया 2 अप्रोचेस होती हैं, या तो आप लोग क्या करो, कैश फ्लो को कन्वर्ट कर लो, या फिर आप लोग क्या करो कि अपने डिस्काउंट रेट को चेंज कर लो और एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ओके, एक बार आंसर रीड कर लेते हैं इसका। क्या बोला हुआ है इन्होंने आंसर में, पहले इन्होंने बोला कि अगर हम स्टैंडर्ड एविएशन को बेस रखते हैं तो देहरादून वाला प्लांट को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, इन्होंने एनपीवी को बेस रख के आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप देना चाहो तो दे भी सकते हो। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, सीवी के बेसिस पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो सीवी के बेसिस पर हम बॉर्सेट प्लांट को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इसके बाद क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हमारे पास 2 ऑप्शन क्या होते हैं। पहला ऑप्शन तो या तो आप अपना जो कैश फ्लोज है ना उसको एडजस्ट कर लो, या दूसरा क्या है कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है उसको एडजस्ट कर लो। एक्सेप्टेंस रेट मतलब डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना दोस्तों इन्होंने, ये क्वेश्चन है आपके कैपिटल बजटिंग वाला जो चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ना नया न्यू कोर्स में, उस वाले चैप्टर में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आपके स्टडी मटेरियल में थियोरेटिकल क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन इन पैरा नंबर 6, कमेंट वेदर एंटिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज। हाँ करनी पड़ेगी। हमने बोला था कि 24
लीव्स की इनकी एक्सपेक्टेशन है, तो 24 लीव्स का इनको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलते हैं कि ये जो बेनिफिट दे रहे थे ना मेडिकल कॉस्ट वाला, उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर कोई पर्सन 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए नौकरी करके जा रहा है तो 40% ऑफ द कॉस्ट कंपनी बियर करेगी। एंड अगर कोई पर्सन 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए सर्व करके जा रहा है तो फिर कंपनी 15% ऑफ द कॉस्ट इनकर करेगी। एंड अगर कोई पर्सन 10 साल से पहले ही छोड़ के चला जा रहा है तो कंपनी कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करेगी। ठीक है। एंड ये जितनी भी कॉस्ट निकल करके आएगी ना कंपनी की, इसको कंपनी 20 साल या 10 साल के पीरियड में ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज कर लेगी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट का इन्होंने क्या आंसर दिया कि कंपनी 24 डेज ऑफ सिक पे के अकॉर्डिंगली लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेगी। ठीक है, रीड कर लेना पूरा, आराम से समझ आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला कि अगर 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 कोई पर्सन 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए सर्व करके जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, 40% जो भी एक्सपेंस निकल के आ रहा है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेडिकल कॉस्ट का, उसको 20 सालों तक हम डिवाइड कर देंगे। ओके, 20 साल तक डिवाइड करने का मतलब जितनी भी मेडिकल कॉस्ट इनकर होगी टोटल, उसका 2% हमको हर साल 20 साल तक रिकॉग्नाइज करना है। एंड अगर कोई पर्सन 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए सर्व करके जा रहा है एंटिटी को, तो ऐसे केस में 15% कंपनी को इनकर करना है, 15% को 10 साल तक हम रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी 1.5% ऑफ द टोटल मेडिकल कॉस्ट हम रिकॉग्नाइज करेंगे 10 सालों तक। ओके, एंड अगर कोई पर्सन 10 साल से कम सर्व करके छोड़ के चला जा रहा है तो ऐसे पर्सन को हम कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th में इन्होंने क्या बोला था कि सेकंड नोटिस जो इशू किया गया था, क्या उस सेकंड नोटिस का इशू करना सही था? हमने बोला नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। फर्स्ट रीज़न बीइंग कि पहला नोटिस की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं हुई, और दूसरा रीज़न बीइंग कि फर्स्ट नोटिस और सेकेंड नोटिस के फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स वगैरह आपस में मैच नहीं कर रहे थे। ओके, तो आंसर में इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक्शन ऑफ कमिश्नर इन इशूइंग सेकेंड नोटिस इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th में इन्होंने क्या बोला कि पैरा 8 में से बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होंगे। हमने कैलकुलेट कर लिया था, पहले ट्रांजैक्शन में यूपी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी और दूसरे में कर्नाटका। फिर उन्होंने कहा कि क्या जीएसटी पीएमटी 09 को हम फाइल कर सकते हैं आईजीएसटी के हेड में से सी और एस में ट्रांसफ़र करने के लिए? नहीं भैया, नहीं कर सकते हो। ये जो आपने गुनाह किया है ना, सी और एस की जगह आईजीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर लिया, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी में जो आपने आईटीसी क्लेम किया था उसको तो रिवर्स करो शांति से, चुपचाप से। एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का जो क्रेडिट आपको क्लेम करना चाहिए था उसको अब आप क्लेम कर लो। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या बोला हुआ है इन्होंने। आंसर पे आते हैं दोस्तों। आंसर में इन्होंने बोला कि ये जो ट्रांजैक्शन ख्वाब फार्मा लिमिटेड और राजरत्न मेडिसिन के बीच में हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बिल टू शिप टू सप्लाई। ठीक है, एंड ऐसे सप्लाई के केस में क्या होता है, इट इज़ डीम्ड कि राजरत्न मेडिसिन को गुड्स रिसीव हो गए हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या मानेंगे, राजरत्न मेडिसिन के लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। यानी कि पहले ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उत्तर प्रदेश रामपुर, और दूसरे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, उडुपी कर्नाटका। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था उसमें इन्होंने क्या बोला है कि जीएसटी पीएमटी 09 फाइल करके हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अमाउंट्स को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर के अकाउंट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, सो कंटेंशन ऑफ मिस्टर अरविंद इज़ नॉट वैलिड। ऑलराइट, चलो फर्स्ट केस स्टडी हमारी पूरी हो गई। अब हम आते हैं हमारी सेकेंड केस स्टडी पर। केस स्टडी नंबर 2 के दोस्तों पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं क्योंकि ये केस स्टडी भी बहुत बड़ी है। ओके, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट इन्होंने एमसीक्यू में क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गिवन इन पैरा 2। ठीक है, whether the website designed for YK and associate is in compliance with the guidelines issued by council in this regard। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, यस यस नो वगैरह को स्किप करो, इसको हाइड करके आगे का जो कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ किया है ना उसको रीड करना शुरू करो। ठीक है, रीड करते हैं कंक्लूजन। इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया फर्स्ट ऑप्शन में, वेबसाइट कैन हैव नेम ऑफ पार्टनर एंड मेजर क्लाइंट्स अलोंग विद इट्स फीस। नो,
नॉट एट ऑल। आप पार्टनर्स के नाम डिस्प्ले कर सकते हो वेबसाइट पर, लेकिन क्लाइंट्स के नाम और तो और फीस तो आप बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। जिस भी ऑप्शन का कंक्लूसिव पार्ट अपने को सही लगेगा ना, उस ऑप्शन को हम सही मान लेंगे। एंड अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस के हमें कंक्लूसिव पार्ट करेक्ट लगते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, केस स्टडी रीड कर लेंगे, उसके बाद में आंसर दे देंगे। ओके, बी ऑप्शन में क्या बोला है, वेबसाइट कैन बी डिवाइस और ना पुश टेक्नोलॉजी। अरे बाबा दिमाग खराब है क्या, पुश नहीं रे, पुल टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होती है। ओके, तो ये भी गलत है। सी में क्या बोलते हैं, देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द कलर्स यूज्ड इन द वेबसाइट। नॉट एट ऑल। वेबसाइट में आप कोई भी कलर यूज़ करो, कोई भी फॉन्ट यूज़ करो, कोई मतलब नहीं है। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। बचा क्या, डी, तो डी ही करेक्ट होगा। फिर भी डी रीड कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, नेम्स ऑफ मेजर क्लाइंट्स वर डिस्प्लेड विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ रेगुलेटर। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप पार्टनर के नाम तो डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेजर क्लाइंट्स के नाम डिस्प्ले कर रहे हो ना, तो उसके लिए अगर किसी रेगुलेटर ने आपको बोला है डिस्प्ले करने के लिए, तो आप अंडर ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज कर सकते हो नाम उसको, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब केस स्टडी रीड नहीं करी, आंसर दे दिया। हाँ भैया दे दिया, लेकिन कंक्लूसिव पार्ट को अच्छे से रीड करना है। एंड अगर कंक्लूजन में आपको डाउट हो रहा है ना, तो स्किप कर देना, पहले केस स्टडी रीड कर लेना, उसके बाद आंसर दे देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गिवन इन पैरा 3, बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, CA Yashdeep sent a registered post letter to the previous auditor and obtained a postal acknowledgement. Will CA Yashdeep be guilty of professional misconduct? हाँ भाई होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट कब करना होता है, जब आप ऑडिट ले रहे हो, यानी जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो। इस केस में इसने कम्युनिकेट कब किया, जब ये साइन करने बैठा था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को। तो क्या ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? हाँ जी है। ऑप्शंस में इन्होंने क्या बोला, CA यशदीप विल नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही कम्युनिकेटेड विद द प्रीवियस टैक्स ऑडिटर बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। साइन करने से पहले तो कर दिया ना कम्युनिकेट, तो कोई बात नहीं, पागल है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, गलत है। बी ऑप्शन में क्या बोला, CA यशदीप विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सिंस द रिक्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर वुड अप्लाई टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ओनली एंड नॉट टू टैक्स ऑडिट। अलग ही कहानी चल रही है इनकी। बोले टैक्स ऑडिट पे तो लगता ही नहीं है ये वाला प्रोविजन, हद है भाई, गलत है, दोनों पे लगता है। ठीक है, सी में क्या बोला, CA यशदीप विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सिंस ही हैज एक्सेप्टेड द टैक्स ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर इन राइटिंग। बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो चेक कर लेते हैं आंसर को। सी शैल बी द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गिवन इन पैरा 4, द टाइम लिमिट फॉर सर्विस ऑफ नोटिस फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स लॉ इन दिस केसेस। इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट करने की ड्यू डेट होती क्या है दोस्तों, 3 months आफ्टर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड। ठीक है, अब किसी भी असेसमेंट ईयर में आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हुआ हो, वो असेसमेंट ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। 31 मार्च से 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं, अप्रैल मई जून, यानी 30 जून को। ऑप्शन में इन्होंने 30 जून सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रोवाइड किया है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर इन्होंने क्या किया होता ना कि 30 जून 2025 इन्होंने ए ऑप्शन में दिया, बी में सपोज लिख देते 2024 या 2023, तो ऐसे केस में हमको क्वेश्चन रीड करना मैंडेटरी हो जाता। ओके, क्योंकि हमको नहीं पता कि किस असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल हुआ है। बट प्रेजेंट केस में इन्होंने जो ऑप्शंस फ्रेम करे हैं ना, इसमें तो सिर्फ एक ही बार इन्होंने 30 जून 2025 लिखा हुआ है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर। यस, ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। मैम सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवा दोगे? भाई देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो,
प्रीवियस केस स्टडी में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं थे, समझ ही नहीं आ रहे थे कि क्वेश्चंस पूछे क्या हैं। एंड मोस्टली मुझे लगता है कि ना फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये इतना खतरनाक सा डालते हैं जिससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है उसको ये लोग डाउन कर सकें। तो अगर ऐसा है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर देना, कोई बात नहीं, इस सब्जेक्ट में तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं ना। ओके, तो बेनिफिट उठाओ उस चीज़ का। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 4 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडजस्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ आदर्श टैक्स लिमिटेड वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेस होता है ना अंडर सेक्शन 143। प्रोसेसिंग के टाइम पर सेक्शन 143 में जब इनकम टैक्स के रिटर्न को हम प्रोसेस करते हैं ना, तो किन किन चीज़ों को हम एडजस्ट नहीं कर सकते इन ऑप्शन में से हमको बताना है। ठीक है, अर्थमेटिकल एरर अगर रिटर्न में कर दी तो कर सकते हैं क्या एडजस्ट? बिल्कुल कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो प्राइमा फेसी रिटर्न को देख के नज़र आ रही है कि हाँ ये भाई ये गलती हुई है रिटर्न में, उसको आप ठीक कर सकते हो। दूसरा क्या कि अगर एंटिटी ने, अगर एसएससी ने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में कोई इनकरेक्ट क्लेम फाइल कर दिया एंड वो गलती ना रिटर्न को देख करके, रिटर्न की इन्फॉर्मेशन को देख करके ऐसे ही पता चल रही है, अपारेंटली पता चल रही है, तो ऐसे केस में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इनकम को। ठीक है, सी में क्या बोलते हैं, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम इन द रिटर्न। मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट में हमने किसी एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर दिया, लेकिन जब हमने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया ना तो हम डिसअलाउड करना भूल गए। ठीक है, अभी ऑडिट रिपोर्ट एंड इनकम टैक्स के रिटर्न में अगर कुछ मिसमैचेस हो रहे हैं तो उनको भी असेसिंग ऑफिसर प्रोसेसिंग करते टाइम ठीक कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा भैया? डी ही बचेगा करेक्ट ऑप्शन। फिर भी रीड कर लेते हैं क्या बोला है। एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग इन फॉर्म 26 AS विच हैज़ नॉट बीन इंक्लूडिंग इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम इन द रिटर्न। अगर आपके फॉर्म 26 AS में कुछ इनकम आ रही है जो आपने अपने रिटर्न में नहीं डाली, तो ऐसी गलती को ऑफिसर अपने आप ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो नोटिस सेंड करेगा, अपॉर्चुनिटी वगैरह देगा आपको हर्ट करने की, उसके बाद में कोई ऑर्डर पास होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन शैल बी द डी ऑप्शन। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 5 में से 4 MCQs तो वही सॉल्व हो गए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, with reference to the information given in para 5 Adarsh Tac Limited approaches you to ascertain taxability of supply of services of development of online cloud system to JMC under GST law. In the given case, for quoting the best price, you are required to determine taxability of the given supply. ठीक है, आदर्श टैक लिमिटेड ने JMC को ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम डेवलप करने की सर्विस प्रोवाइड कराई, इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या आएगी GST के अंदर। तो प्राइमा फेसी देखने में तो दोस्तों ये सप्लाई टैक्सेबल ही लग रही है, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शंस चेक करोगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला, GST एग्जेम्प्ट होगी इस सप्लाई पे क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई। इसी तरीके से इन्होंने बी ऑप्शन में भी बोला 25%, सी में भी बोला 25% और डी में तो इन्होंने हद ही कर दी, इन्होंने कहा सप्लाई इज ईदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3। अभी इस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, क्यों इग्नोर करना है अभी बताती हूँ, लेकिन बाकी के जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं ना दोस्तों 25%, 25% एंड 25%, इसको देख करके हमको हमारे GST के एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर का एक एग्जेम्पशन याद आया। क्या एग्जेम्पशन है दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को आर्टिकल 243G या W में स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और अगर उन सर्विसेज में गुड्स का एलिमेंट 25% को क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे केस में ये जो सर्विसेज इस पर्सन ने प्रोवाइड कराई हैं ये GST के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाती हैं।
ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि शेड्यूल 3 में क्या होता है, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। शेड्यूल 3 में क्या होता है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी खुद आर्टिकल 243G या W वाली सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो ऐसी सर्विसेज को हम शेड्यूल 3 में क्लासीफाई करते हैं और उसको हम सप्लाई नहीं मानते। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट केस में जीएमसी ने ये सर्विसेज डायरेक्टली पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराई है, ये सर्विसेज आदर्श टैक लिमिटेड जीएमसी को प्रोवाइड करा रहा है। ओके, तो इसलिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो इग्नोर कर दिया जाएगा। अब ए बी और सी में हमको क्या देखना पड़ेगा कि क्या जो सर्विसेज आदर्श टैक ने जीएमसी को प्रोवाइड कराई, क्या उसमें गुड्स का एलिमेंट 25% तक का ही था या उसको क्रॉस कर रहा था। ठीक है, अगर 25% तक का था तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसकी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर 25% को क्रॉस कर रहा था ना, तो फिर ये सर्विस जो है ये टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, पैरा 5 में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो जब हम पैरा 5 रीड करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 6 कैलकुलेट करो एनएवी, और दूसरा 3 एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी बताने हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलते हैं पैरा 7 की इन्फॉर्मेशन से बताओ सम इलस्ट्रेटिव स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम क्या होता है समझेंगे, जब पैरा 7 रीड करेंगे तभी समझ लेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 8 में क्या बोला कि पैरा 8 जाग जाओ अगर नींद में हो तो। बस ये वाली केस स्टडी और इस वीडियो में कर रहे हैं, 3, 4, 5 केस स्टडीज़ हम अगली वीडियो में कर लेंगे। मेरे को पता है फर्स्ट केस स्टडी ने बहुत टाइम ले लिया, सेकंड केस स्टडी में खुद आप लोगों को थोड़ा जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगी। ओके, बट सोना नहीं है, जग जाओ। विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 8 कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट रीजन एंड कैलकुलेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि इंडेस 2 का कोई क्वेश्चन है। ओके, चलो अब क्या करेंगे, अब हम पैरा 5 रीड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। पैरा 6 रीड करेंगे, पैरा 7 एंड पैरा 8 रीड करेंगे। पैरा नंबर 1 to 4 रीड नहीं करने, क्या नहीं करने, नहीं करने। जब उसका आंसर हमने दे ही दिया तो क्या करोगे रीड करके, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना। ओके, तो चलो पैरा 5 पर आते हैं। पैरा 5 में इन्होंने क्या बोला कि जेएमसी जो है जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी लोकल अथॉरिटी हो गई। ठीक है, इसने ऑनलाइन बिड्स मंगवाए फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम। क्यों इनको क्लाउड डेवलप करना है, क्योंकि इन्हें क्या करना है ना, बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड कुछ डेटा वगैरह मेंटेन करना है। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है कि वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 25% है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। 25% को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 25% तक की ही है, तो इसीलिए ये जो सर्विस होगी दोस्तों ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बारी एमसीक्यू बस हमारा एक बचा था ना, तो उसको मार्क कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बचेंगे तो थोड़ा सा हेडेक कम हो जाएगा। ओके, तो 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट ऑन द सेट सप्लाई। ओके, सो ये शैल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ये रहा। अच्छा, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, इसके बाद आते हैं हम पैरा नंबर 6 पर। पैरा 6 में इन्होंने क्या बोला है, आजा भाई आजा, यस आ गया। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हमको HMKD प्लस म्यूचुअल फंड के बारे में। हमको क्या करना था, एनएवी कैलकुलेट करनी थी, और दूसरा हमको ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस बताने थे 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। ठीक है, एनएवी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी स्कीम पूर्णार्थ के बारे में। स्कीम पूर्णार्थ में जिन जिन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है ना, उसकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। इन्होंने इन्वेस्ट किया नेपाथ्या लिमिटेड में 25,000 शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, एंड उसकी 31 मार्च 24 पर मार्केट प्राइस है 20 रुपये पर शेयर की। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितने की आ जाएगी दोस्तों, वैल्यू आ जाएगी इसकी 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, सेकंड इन्होंने इन्वेस्ट किया डीकॉन लिमिटेड में 35,000 शेयर, इनकी वैल्यू 31 मार्च को आ रही है 300 रुपये। ओके, सो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1,05,00,000 रुपये।
ठीक है। इसके बाद में इन्होंने इन्वेस्ट किया सरपन लिमिटेड में, यहाँ पे इन्होंने 29,000 शेयर्स इन्वेस्ट किए एंड इनकी जो मार्केट प्राइस थी वो थी 380 रुपीज़। तो इन शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,10,20,000 रुपीज़। ठीक है। फोर्थ असेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है केयर हेल्थ लिमिटेड के शेयर्स में, 40,000 शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किए, पर 500 रुपये की शेयर्स की मार्केट प्राइस थी एज एट 31 मार्च। ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 करोड़ रुपीज़। ठीक। तो टोटल कितना आ गया, टोटल वैल्यू असेट्स की कितनी आ जाएगी, 4,20,20,000 रुपीज़। ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे 1.5 लाख रुपए के हैं और अदर लाइबिलिटीज़ भी हैं 3 लाख रुपए की, यानी कि नेट असेट्स कितने की आ जाएंगी दोस्तों, नेट असेट्स आ जाएंगी 4,15,70,000 रुपए की। ठीक है। एनएवी किस हिसाब से आएगी, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय 12 लाख यूनिट्स। ठीक है। यानी कि एनएवी आ जाएगी आपकी 34.64। ओके। तो ये हो गई एनएवी। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने बोला था कि 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ऑल राइट। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं दोस्तों, पहला एडवांटेज हमारा हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज एंड अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स में। तो इससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का रिस्क कम होता है। ठीक है। थर्ड एडवांटेज क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारे वाइड रेंज एंड मल्टीपल प्लान्स और स्कीम अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी भी प्लान या स्कीम में से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। इसके बाद में अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा, क्योंकि ये स्कीम्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है ना, इसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो इसमें प्रोफेशनल फीस जाएगी और दूसरा एग्जिट लोड वगैरह भी लगाया जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये स्कीम्स में डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से एक तरफ हमारा रिस्क तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रिस्क रिड्यूस होने की वजह से हमारा रिटर्न भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो रिटर्न है। इसीलिए अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट को लेना चाह रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, तो आपको रिस्क तो कम होगा लेकिन रिटर्न भी कम मिलेगा। ओके। थर्ड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है दोस्तों, कि आपको कोई गारंटी नहीं रहती है रिटर्न की। क्यों कोई गारंटी नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो ठीक है, आपका रिटर्न होगा ही होगा, कितना रिटर्न होगा वो तो उसमें भी नहीं पता होता। लेकिन अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ना, तो फिर तो आपको कोई गारंटी है ही नहीं रिटर्न की, क्योंकि आपको नहीं पता जिस भी शेयर में, जिस भी कंपनी के शेयर में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का शेयर रिटर्न प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। ऑल राइट। तो इसीलिए कोई गारंटी ऑफ रिटर्न नहीं रहती म्यूचुअल फंड में। ओके। इसके बाद आते हैं हम पैरा नंबर 7 की तरफ। पैरा 7 में इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, फर्दर मिस्टर यशदीप इन हिज बिजी शेड्यूल took some time to arrange one another meeting, this time arranged by the manager of RFIN बैंक। मिस्टर यशदीप हैं कोई, उन्होंने क्या किया, RFIN बैंक के मैनेजर के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करवाई। मैनेजर का नाम है मिस्टर रवि। ठीक है। मिस्टर रवि चाहते हैं कि यश की जो फर्म है ना वो RFIN बैंक के ब्लॉकचेन सिस्टम्स का ऑडिट परफॉर्म करे। ठीक है। इसके बाद ये क्या बताते हैं कि एक बैंक है बायोन्स बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स है शिकागो में। ओके। बायोन्स बैंक का ही पार्टनर है RFIN बैंक। RFIN बैंक इंडियन बैंक है। ओके। अभी क्या होता है कि इन दोनों के पार्टनरशिप प्रोग्राम में जो इंडियन बैंक है यानी RFIN बैंक जो है ये नोस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगी विद बायोन्स बैंक ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब हमारे जो इंडियंस है ना, इंडियंस का अकाउंट विद फॉरेन बैंक। ओके। तो नोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया जाएगा इंडियन बैंक्स के द्वारा। दूसरा ये क्या बताते हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम तैयार किया जा रहा है फॉर इंस्टेंट 24/7 सेटलमेंट बिटवीन द अकाउंट्स हेल्ड एट द US बैंक।
Okay, essentially it will create a private intra-correspondent banking network, redefining the traditional banking hours and enabling seamless money transfer. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले पैरा के रिस्पेक्ट में इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जो होते हैं ना, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स में ऑडिट प्रोसीजर किस तरीके से रखना है उसके बारे में इनको बताना है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होता क्या है। ओके, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो हमको आसानी रहेगी। ऑलराइट, आ जाओ इधर। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग सेट ऑफ डेटा को हम आपस में लिंक कर देते हैं और फिर जो लिंक्ड डेटा निकल के आता है ना उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है दोस्तों, कि सपोज करो एक ट्रांजैक्शन हुआ बैंक के अंदर, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जितने भी सिस्टम में नोट्स अटैच्ड है ना उन सभी नोट्स के पास वो ट्रांजैक्शन हम भेज देंगे। ओके, उसके बाद जितने भी नोट्स हैं वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे। ओके, फिर ये जो वेरीफाइड या वैलिडेटेड ट्रांजैक्शन होता है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सपोज कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है या इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है या फिर कुछ रिकॉर्ड या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इन्वॉल्व है, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, एक बार ये वैलिडेट हो गया उसके बाद क्या होगा कि इस ट्रांजैक्शन को अगर कुछ और वैलिडेटेड ट्रांजैक्शंस भी अवेलेबल हैं तो उनके साथ में हम कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करने के बाद में ये जो एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना ट्रांजैक्शंस का, इस ब्लॉक को हम एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड होता है और ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। ऑलराइट, अब होता क्या है दोस्तों, नंबर वन चीज़ ये कि क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ऐड हुआ तो उसको हमने सभी नोड्स के पास में ब्रॉडकास्ट किया, तो इसकी वजह से नंबर वन ट्रांसपेरेंसी इन्हांस होती है। ठीक है, और नंबर टू क्या कि ये जो ब्लॉक ऐड होता है ना एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में, ये किस तरीके से ऐड होता है दोस्तों, जब भी कोई ब्लॉक ऐड किया जाता है तो इस ब्लॉक को एक सीरियल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो सीरियल नंबर प्रोवाइड किया जाता है ना, ये इस ब्लॉक से पहले जो ब्लॉक ऐड हुआ होता है उससे डिराइव्ड होता है, प्रीवियसली एडेड ब्लॉक से डिराइव्ड होता है। ओके, अभी क्या होगा कि अगर मान लो कोई पर्सन इस ब्लॉक को डिलीट करने की कोशिश करता है तो क्या होगा कि सीरियल कीज़ का जो नंबर है ना वो बिगड़ जाएगा। जैसे ही वो बिगड़ेगा वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा बाबा यहाँ से किसी ने किसी ट्रांजैक्शन को डिलीट करने की कोशिश करी है। तो इस चीज़ से क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। ओके, ये होता है हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम। अब ब्लॉकचेन सिस्टम में हम ऑडिट अप्रोच क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑडिट अप्रोच के लिए हमको सबसे पहले तो ब्लॉकचेन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद में हमको क्या देखना पड़ेगा कि बैंक किस तरीके से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है वो भी समझने की ज़रूरत है। ओके, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि बायोन्स बैंक और आरएफआईएन बैंक जो है उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग हम ऑब्टेन करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिव्यू भी करेंगे। ठीक है, फिर हम इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह भी इवैल्यूएट करेंगे। इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने से क्या होगा दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने से हमें समझ आएगा कि नोस्ट्रो अकाउंट वगैरह में जो एंट्रीज हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, उनका पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर कैसा है। दूसरा, मनी अगर ट्रांसफ़र होती है तो मनी ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में कंट्रोल्स कैसे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कंपनी के अंदर किस तरीके की हैं। ओके, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, सिक्योरिटी मेजर्स को हम रिव्यू करेंगे। सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली इनक्रिप्टेड है भी या नहीं। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी वगैरह को चेक कर लेंगे। ओके, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है तो इस केस में हम देखेंगे कि क्या आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को एवेलुएट कर लेंगे। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे डिज़ास्टर रिकवरी प्रॉपरली हो रही है या नहीं, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन स्टोर हो रही हैं ऐसे केस में, तो कल को अगर मान लो सिस्टम फेलियर हो जाता है
तो उस केस में क्या जो भी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी इंसर्ट किए हुए हैं, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी प्रोसेस्ड हुए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस की। जो भी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड हुए क्या वो वैलिड हैं एंड क्या वो एक्यूरेटली एंटर्ड हुए हैं या नहीं, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसे नोस्ट्रो अकाउंट है तो नोस्ट्रो अकाउंट को हम चेक कर लेंगे बायोन्स बैंक के पास जो उन कस्टमर्स का लेजर क्रिएट हो रखा है, उस लेजर को और नोस्ट्रो अकाउंट को हम वेरीफाई कर लेंगे आपस में, टैली करेंगे आपस में। ठीक है, इस तरीके से हमको अकाउंट बैलेंसेस की कंफर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ये फाइंडिंग्स निकल कर के आई एंड जो भी हमारे रिकमेंडेशन होंगे इन फाइंडिंग के बेसिस पर, उनको हम कंपनी के मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सीन रहेगा ऑडिट अप्रोच का विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन सिस्टम। ऑलराइट, चलो आगे आते हैं दोस्तों, पैरा नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। पैरा नंबर 8 में इन्होंने क्या बोला है, मिस्टर रवि जो मैनेजर है RFIN बैंक का, उन्होंने ना एक ऑर्डर दिया 1 जनवरी 2024 को 1000 कॉरपोरेट गिफ्ट्स का। किसको ऑर्डर दिया है, GM स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर दिया। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं, ऑन 3 जनवरी GMSPL ने रॉ मटेरियल परचेज करे, वो भी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 6.5 लाख रुपए के। ठीक है, इसमें 50,000 रुपये रिफंडेबल परचेज टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, रिफंडेबल है, इसका मतलब हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में 6 लाख रुपए को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि ये जो परचेज करी गई थी ना, ये फंडेड थी बाय रेजिंग अ लोन ऑफ 6,55,000 इंक्लूडिंग 5,000 रुपये लोन रेजिंग फीस। ठीक है, ये जो 5,000 रुपये की लोन रेजिंग फीस है, ये हमारी लाइबिलिटी में ही हम ऐड कर देंगे। ओके, इन्वेंट्री में हम इसे ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे। इसके बाद में ये क्या बताते हैं आगे कि जनवरी 24 में GMSPL ने डिज़ाइन करे थे कॉरपोरेट गिफ्ट्स। डिज़ाइन करने में इन्होंने कुछ कॉस्ट इनकर करी, जैसे कि एक्सटर्नल डिज़ाइनर की कॉस्ट लगी 6,000 की और लेबर की कॉस्ट लगी 4,000 की। ओके, तो ये दोनों ही कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद क्या बताते हैं, ड्यूरिंग February 2024 GMSPL's प्रोडक्शन टीम डेवलप्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड मेड फर्दर मॉडिफिकेशंस नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ और कॉस्ट भी इनकर करी टेस्टिंग फेज में। क्या कॉस्ट इनकर करी है इन्होंने, मटेरियल्स की कॉस्ट लगी है नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप्ड आउटपुट 21,000, मतलब मटेरियल की कॉस्ट होगी एक्चुअली में 24,000 की, लेकिन कुछ स्क्रैप निकला होगा, स्क्रैप को हमने सेल कर दिया 3,000 में, तो उस 3,000 की इनकम को हमने रिड्यूस कर दिया 24,000 में से, तो नेट हमारे पास 21,000 की मटेरियल कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसके बाद लेबर की कॉस्ट बता रहे हैं 11,000 रुपये की। ओके, डेप्रिसिएशन प्लांट का बता रहे हैं 5,000 रुपये का। एंड क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये टेस्टिंग फेज से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये तीनों कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में February 2024 में इन्होंने क्या बोला कि GMSPL ने और कुछ एडिशनल कॉस्ट और इनकर करी हैं। क्या कॉस्ट इनकर करी इन्होंने, कंज्यूमेबल स्टोर्स 55,000 के, लेबर 65,000 की, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी का 15,000 का। ठीक है, जितनी भी कॉस्ट इनकर हो रही है इन्वेंट्री में सब ऐड कर दो, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ओके, तो ये भी ऐड हो जाएंगी। इसके बाद क्या बताते हैं आगे, कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स वर रेडी फॉर सप्लाई ऑन 1 March 2024। ओके, नो एबनॉर्मल वेस्टेजेस अकर्ड इन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। ठीक है, द अकाउंटेंट हेड ऑफ GMSPL took assistance of CA Karan for computing the inventory cost involved in the aforesaid supply at the time of routine audit conducted by CA Karan। ठीक है, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, कितनी निकलेगी इन्वेंट्री की कॉस्ट दोस्तों, सुनो, सबसे पहले 6 लाख को ऐड करो, 6 लाख प्लस आपका ये दोनों कॉस्ट भी ऐड हो जाएंगी 6,000 और 4,000 यानी 10,000। ओके, तो ये आ गया 6,10,000, उसमें आप ऐड कर दो 21,000, 11,000 और 5,000, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6,47,000।
ओके, इसमें हम और ऐड करेंगे 55,000, 65,000 और 15,000, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7,82,000। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। एनएवी कैलकुलेट करनी थी, कर दी थी। 3 एडवांटेजेस और 3 ड्रॉबैक्स इन्होंने पूछे थे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। एनएवी हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट करी थी दोस्तों? एनएवी हमने कैलकुलेट करी थी 34.64 की। एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ नोट कर दिए थे। अभी एनएवी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, देखो एनएवी हमारी आ गई 34.64। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में इन्होंने क्या किया हुआ है, 3 से ज़्यादा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। तो आप लोग क्या करना, एक बार इन सभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आप लोग रीड कर लेना। ओके, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने रहेंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, ब्लॉकचेन के ऑडिट से रिलेटेड था। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऑडिट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। क्या इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने कहा कि ये कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लो ब्लॉकचेन सिस्टम्स की। इसके बाद में हम क्या देख लेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉन्टैक्ट वगैरह बायोन्स बैंक और इंडियन बैंक के यानी RFIN के बीच में। तीसरा, जो स्पेसिफिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंक यूज़ कर रही है उसको आइडेंटिफाई करो और अंडरस्टैंड करो। इंटरनल कंट्रोल्स को असेस कर लो। सिक्योरिटी मेजर्स रिव्यू कर लो। ट्रांजैक्शंस की वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी चेक कर लो। कंप्लायंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो। बिजनेस का कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी और अपनी जो भी फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस हो उसको रिपोर्ट कर दो। बहुत ही मैंने रीड करवाया है इस चीज़ को, आप लोग आराम से इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने इतना इन डेप्थ इसमें आंसर में घुसी नहीं हूँ। ओके, आप लोग रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 8th क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछी थी, हमने कैलकुलेट कर ली थी, कितनी आई थी दोस्तों, कितनी आई थी? 7,82,000 की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई थी। चेक कर लेते हैं एक बार, यस 7,82,000। ओके, तो इसके साथ हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं इस केस स्टडी के। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों केस स्टडीज़ को आप अच्छे से रीड कर लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा पार्ट 2, उस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th को कवर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया था ना, तो उस वजह से मैं 3rd क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी करने की, बट बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो 3, 4th एंड 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दिस इज CA हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।